हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के गणित के पहला पार्ट वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न हम जो है ना वन शॉट्स में देखेंगे और विस्तार पूर्वक एक एक प्रश्न को समझाएंगे, ताकि आपको जो है ना सातों जन्म तक याद रहे और आप बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दे। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव करना है और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए ये प्रश्न जो है ना रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2 या फिर 1 या फिर 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता देते हैं ये जो सह अभाज्य संख्या क्या होते हैं। मतलब वह दो संख्या जिसका HCF 1 हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जिसका HCF 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एगो संख्या 2 लेते हैं और एक संख्या ले लेते हैं 3। यह एक प्रकार का सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि 9,10 ये भी सह अभाज्य संख्या है। और इनके साथ साथ 4,5 ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगर आप लोग इसी सभी का HCF ज्ञात कर लेते हैं यानी कि मस ज्ञात करेंगे ना तो कितना प्राप्त होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 2,3 का HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF को ज्ञात करने के लिए हम लोग छोटा को बड़ा से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 2 1 का 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे शेषफल 1 आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 1 को फिर यहाँ पे ये वाला 2 से भाग कर देते हैं। तो ये फाइनली 2 बार में जो है ना पूरा कट जाएगा और यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया गया है ना दोस्तों, यहाँ पे जो 1 है ये इसका क्या है, मस है यानी कि HCF है। तो आप समझ चुके होंगे जो सह अभाज्य संख्या होता है ना इसका मस कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये भी प्रश्न जो ना गत वर्ष में इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न ये करा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस 19 है तो उनका लसा होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, मान लिया यहाँ पे पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है। ये दो संख्याओं का जो गुणनफल होते हैं ना ये लस गुना मस के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं लस गुना मस यानी कि LCM गुना HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं लस गुना मस के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो फ्रेंड, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, यानी कि a गुना b के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2166 लिख सकते हैं, ठीक है, 2166। और यहाँ पे देख सकते हैं उनका मस कितना दिया गया है दोस्तों, 19 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, लस ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लस को ऐसे ही रहने देते, इसको कुछ भी नहीं करेंगे गुना। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इनका मस कितना है, 19 है। तो यहाँ पे हम लोग 19 को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, लसों को राइट साइड में ऐसे छोड़ देते हैं और ये 19 गुना में है तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो आपका बटे के फॉर्म में चले जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 2166 बटे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बराबर आपका क्या हुआ, लस आया, ठीक है, बराबर लस। इसको जब हम लोग काटेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 144 आएगा। कितना आएगा, भागफल 144 आएगा। यानी कि लस प्राप्त हो चुका है यहाँ पे देखिएगा 114 आएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया 114, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, मतलब यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है दोस्तों m एक प्रकार का क्या धनात्मक पूर्णांक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग m के जगह क्या लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। मान लिए m एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन को चेक करेंगे और जो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा ना वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक किया जाए तो यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, 4m+2 दिया गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे m है ना तो उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, एक रिप्लेस कर देंगे +2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा +2, और दोस्तों ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 एक प्रकार का क्या है, धनात्मक सम संख्या है, जो कि हमको चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलिए इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे m के जगह आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रखना है, और यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 4 का 4 और यहाँ पे 4 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक किए तो यहाँ पे 6 आया, जो कि धनात्मक सम पूर्णांक आया, और ऑप्शन बी को भी चेक किए तो ये भी धनात्मक सम पूर्णांक आया। अब चलिए फटाफट से हम यहाँ पे हम लोग जो है ना ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है 4m+1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, m की जगह धनात्मक पूर्णांक रखना है, जो कि यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर +1 कर देंगे। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा +1। तो यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। 5 एक प्रकार का क्या होते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है, और इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 144 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबको आना चाहिए एलसीएम। तो ये 2 से जाएगा तो 2 7 14 हो गया, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, फिर ये आपका किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, फिर ये आपका 2 से जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 1 का 2, 2 8 16, फिर ये 2 से जाएगा, यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा, फिर ये आपका 3 से जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ पे इसका एलसीएम प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे अगर देखा जाए 2 का घातांक पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे 2 कितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 का घातांक कितना है दोस्तों, 4 है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हुए प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जाते हैं। इस तरह के प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभाज्य संख्या कौन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, काफी सिंपल है, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कहने का अर्थ है कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे तो वो क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, यानी कि जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सभी का एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, अगर गुणनखंड 2 आता है तो आपको समझ जाना पड़ेगा वो एक प्रकार का क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन सी को चेक करते हैं, यहाँ पे 41 दिया गया है, यानी कि 41। तो फ्रेंड ये 41 किससे कटेगा, ये तो 1 से कटेगा,
यहाँ पे 1 से कटेगा, यहाँ पे 1 से कटेगा तो 41 बार में वही आएगा, फिर से दोबारा 41 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 41 को फिर से हम लोग काटेंगे तो ये किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। यानी कि 41 का 41, कहने का अर्थ है जो 1 से कटे और जो स्वयं से कटे तो वह क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। या फिर आप लोग शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही को गुणनखंड हो। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 41 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो यहाँ पे 1 गुना 41 आया हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही को गुणनखंड आया हुआ है। तो जिसमें 2 ही को गुणनखंड होता है ना तो वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, दशमलव प्रसार अशांत पूछ रहा है, ठीक है, कि दशमलव प्रसार अशांत किसका है। तो हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखते हैं किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है, मतलब शांत दशमलव प्रसार किसका होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हर होगा ना, हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आया ना तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 23/50, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हर कितना है दोस्तों, 50 है। तो 50 का आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। अगर हम पे 50 का फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे अगर देखते हैं कितना बार में कटता है, तो यहाँ पे 25 बार में कटेगा, यहाँ पे फिर 5 का पढ़ा में कटेगा, 5 25। तो कहने का अर्थ है अगर यहाँ पे हम लोग 50 का फैक्टर किए तो ये 2 की घात आया और इनके साथ साथ 5 की भी घात आया, यानी कि दोनों की घात आया। जब भी 2 की घात और 5 की घात दोनों की घात आए तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी कि एक प्रकार का अशांत नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन बी को भी चेक कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है 39/243, कितना दिया गया, 39/243। तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, 243 है ना, तो सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3 हो जाएगा। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 7 21। फिर ये 3 से कटेगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा, 3 टाइम्स में पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 3 से कट चुका है, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की घात कितना आया है, 5 आया है। तो चलिए इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 3 कितना बार गुना करेंगे, 5 बार गुना करेंगे। तो चलिए 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और यहाँ पे 5 बार हो गया। तो टोटली यहाँ पे 5 बार इसको गुना कर चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि ऊपर से काटना पड़ता है, ठीक है। जो अंश होते हैं अंश को हर से यहाँ पे कस्टमाइज करना होता है, काटना पड़ता है। इसको काट देते हैं, 3 का 3 3 3 9 और नहीं कटेगा तो यहाँ पे ऊपर में 13 बचा दोस्तों और यहाँ पे नीचे में कितना बचा, 3 के पावर 4 बचा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जानते हैं कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात आए तो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 की घात और 5 की घात के अतिरिक्त अन्य की घात आए तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो इसमें 2 की घात आया है और ना ही 5 की घात आया है, सिर्फ और सिर्फ 3 की घात आया हुआ है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी दशमलव प्रसार आपसे पूछे तो आपको सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि शांत पहचानना है, ठीक है। तो शांत कैसे पहचानिएगा, तो अगर शांत को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले जो हर रहेगा ना उसका क्या करना है, फैक्टर करना है। अगर फैक्टर में 2 की घात और 5 की घात दोनों की घात आए या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 में से कोई एक की घात आए तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। इतना ही नहीं, आपको जो है ना ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर को काटना भी पड़ेगा, ठीक है। काटने के बाद जो बचेगा अगर नहीं कटता है तभी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। तो इस तरह चेक किया जाता है दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में पूछा जा चुका है और 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली लाया हुआ है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि दशमलव प्रसार को कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया उसको एक बार यहाँ पे उतार लेना है 6/15। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 15 का फैक्टर करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 15 का फैक्टर करते हैं। तो ये 3 का पढ़ा में कटेगा, 3 5 15। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6/15 की जगह इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे, 3 गुना 5 लिखेंगे, ठीक है, 3 गुना 5। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार काटना पड़ेगा, अगर कटेगा तो काट देंगे। तो 3 दुना 6 हो गया। तो ऊपर में आपका कितना बचा दोस्तों, 2 बचा और नीचे में 5 बचा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नीचे में 5 बचा और ऊपर में 2 बचा। तो हम आपको बताए अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या फिर 5 की घात आए तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 की घात आए या फिर 5 की घात आए, यानी कि दोनों में से किसी की भी घात आए तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शांत, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ये कह रहा है कि √2 है 1। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं √2 मतलब जो करनी से बाहर ना निकले, कहने का अर्थ है कि ये रूट हो गया यानी कि वर्गमूल चिन्ह हो गया, इसके अंदर वैसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग ना हो, ठीक है। जैसे कि ये 2 ये किसी का वर्ग नहीं है, इनके अलावे √3 ये किसी का वर्ग नहीं है, इनके अलावे √5 ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अगर आपको पूछा जाए √9 ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, देखिएगा आपको चेक करना पड़ेगा। ये जो है ना दोस्तों किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग होते हैं, 3 का वर्ग होते हैं, जो कि किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए। तो यह एक प्रकार के क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो वर्गमूल चिन्ह होते हैं ना, वर्गमूल चिन्ह के अंदर वैसी संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा कहने का अर्थ यही है कि जो रूट से बाहर ना निकले, ठीक है, जो रूट से बाहर ना निकले वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। जैसे कि यहाँ पे √9 ये रूट से बाहर निकल जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, तो यह एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या होगा। लेकिन जो रूट से बाहर ना निकले तो वो एक प्रकार का क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि √2 √3 √5 ये सब क्या होगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए यह क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो देखिएगा प्रश्न ये कर रहा है कि आपको बताना है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग फटाफट से अभाज्य संख्या को ले लेते हैं। जैसे कि 3 एक प्रकार का अभाज्य संख्या है, अगर 3 का फैक्टर करते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर आता है, 2 ही को आता है, यानी कि 3 1 से कटता है और स्वयं 3 से कटता है, इसलिए एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। आपको 2 को अभाज्य संख्या लेना है। यहाँ पे हम लोग 5 को ले लेते हैं। 5 भी एक प्रकार का क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि 5 का सिर्फ और सिर्फ 2 ही को फैक्टर होता है, ये तो 1 से कटेगा या तो ये 5 से कटेगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों, 2 अभाज्य संख्या हो गया। अगर और भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 5,7 ये भी 2 अभाज्य संख्या है। और भी ले सकते हैं यहाँ पे आप लोग 11,13 ये भी 2 अभाज्य संख्या है। तो अगर आप 2 अभाज्य संख्या का मसा निकालते हैं तो कितना आता है, यही क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, उसके बाद मौसा निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि 3,5 दिया गया है तो इसका मौसा को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा आखिर होता है कितना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम्स में 3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कटेगा, शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 3 को तो यहाँ पे 1 फर्स्ट टाइम में कितना आएगा 2 आएगा। फिर यहाँ पे 1 को फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 बार में पूरा पूरी यहाँ पे कट जाएगा। जब पूरा पूरी यहाँ पे शेषफल जब शून्य होता है ना, जो भाजक होता है वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों, वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो यहाँ पे कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है, इसीलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन बी को, यहाँ पे दूसरा वाला एग्जाम्पल को भी चेक कर ले सकते हैं, जैसे कि 5,7 दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से चेक करते हैं कि इसका आखिर अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 2 अभाज्य संख्या का मौसा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 5 को 7 से भाग करेंगे सिंपली। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 5 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। फिर 2 को हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 बार में कितना जाएगा 4 जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। फिर हम लोग 1 को फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 बार में यहाँ पे पूरा पूरी कट जाएगा, शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ जाता है ना, जो भाजक होता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है, यानी कि HCF कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जब मौसा होता है ना दोस्तों कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या हो और Q 0 के बराबर ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ है जिसको हम लोग बटे के फॉर्म में लिखे वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो जैसा कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है √3, √3 एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, जब रूट से बाहर जो चीज नहीं निकलता है वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। अगर ऑप्शन बी को चेक किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो डाटा दिया हुआ है इसको एक बार उतार लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 2√2 बटे √2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इजीली, अंश और हर को इजीली हम लोग काट सकते हैं अगर कटता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचता है कितना, 2 बचता है। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, जहाँ 2 और 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दे दिया गया है कि Q जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कंडीशन क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यह एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 + √5 दिया गया है। तो 4 एक प्रकार का क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, और √5 एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप √6 को भी चेक कर लेते हैं तो √6 ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, जो किसी संख्या का वर्ग ना हो, जैसे कि 6 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी वाला ऑप्शन क्या है, परिमेय संख्या, इनके अलावा तीनों ऑप्शन अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ चुके होंगे इजीली। चलिए बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न 2023 के लिए गेस प्रश्न है और 100% लड़ेगा। तो देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। HCF कहने का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। तो यहाँ पे HCF निकालना है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। क्रमिक कहने का अर्थ होता है लगातार, क्रमागत कह सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लगातार सम संख्याओं का HCF निकालना है।
तो चलिए दो लगातार सम संख्या क्या होती है, दो होते हैं और यहाँ पे लगातार सम संख्या लेना है। ठीक है, 2,4 एक प्रकार का क्या है, लगातार सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आप ले सकते हैं 4,6 क्या है, क्रमागत है, सम संख्या है। और इनके अलावे 6,8 ये भी दोनों क्या है दोस्तों, सम संख्या है। और इनके अलावे 8,10 ये भी दोनों क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अगर आप सभी का चेक करते हैं HCF, तो HCF कितना आता है तो आपको पता चल जाएगा। चलिए हम लोग किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और उसका HCF निकालते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे पहला वाला एग्जाम्पल को ही चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे 2,4 दिया गया है, 2 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, इतना है, तो इसका HCF निकालना है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 2 को 4 से भाग कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 2 को 4 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 होता है, जो भाजक होता है वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इसका HCF कितना आ गया दोस्तों, 2 हो गया। तो कहने का अर्थ है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है, 2 होता है। इसे आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा अगर आप यहाँ पे दूसरा वाला एग्जाम्पल को भी चेक कर लेते हैं ना, 4 को जब 6 से भाग कीजिएगा, 4 को जब 6 से भाग कीजिएगा तो इसका भी HCF कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 1 4 हो जाएगा, जब ये कटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को फिर 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 द्वार में पूरी सिंपली यहाँ पे कट जाएगा और 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाता है वही उसका भाजक जो होता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, यानी कि मस कहलाता है। तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल को लेके भी चेक कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल को चेक कीजिएगा, चौथा एग्जाम्पल को चेक कीजिएगा, तब भी कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, क्योंकि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है ना जिंदगी भर ये काम में आएगा। ठीक है, जब तक पढ़ाई आपका चालू रहेगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम में आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको सातों जन्म तक याद रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न गत वर्ष में एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न। तो देखिएगा प्रश्न ये है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मस गुना a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल जो होते हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होते हैं, a, b एलसीएम, यानी कि एलसीएम a, b कर सकते हैं या फिर a, b पहले लिख सकते हैं, गुना a, b HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, a, b HCF के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होते हैं ना, एलसीएम गुना HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे क्या है कि a, b का मस गुना a, b का लस, ये किसके बराबर होगा, तो a गुना b के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे a और b क्या होगा, कोई क्या होगा दोस्तों, कोई दो संख्या होगा। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके गत वर्ष में ये भी प्रश्न जरा बहुत बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जो है ना कभी भी आपका पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है, आपका पीछा हमेशा पकड़ा पड़ेगा अगर मैथ लेते हैं एग्जाम में आगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि पाई है, तो पाई एक प्रकार का क्या होता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो पाई क्या होते हैं दोस्तों, पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। और दोस्तों पाई का मान कितना होते हैं, 22/7। कितना होते हैं, 22/7। तो 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इनके अलावा दशमलव में भी पाई का मान होते हैं 3.14। ये भी एक प्रकार का क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। और 22/7 भी एक प्रकार का क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन पाई एक प्रकार का क्या होते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 15 नंबर प्रश्न, जो कि आपके गत वर्ष में इस तरह के प्रश्न जो एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि 2,10
और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, तीनों का लसा निकाल लेते हैं, उसके बाद मसा निकाल लेते हैं, उसके बाद अनुपात ऑटोमेटिकली ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 2 कोमा जो संख्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 2, 10, 20, ये तीनों का हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालिएगा, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक हम बताते हैं। तो एलसीएम को निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि तीनों को अलग अलग से तोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग पहले 2 को तोड़ते हैं। अगर आप 2 का एलसीएम लेते हैं सिंगल करके तो 2 गुना 1 हो जाएगा। अगर आप लोग 10 को भी तोड़ते हैं, फैक्टर इसका ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे 20 का भी फैक्टर ज्ञात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 2 दूना 4, 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग तीनों का बारी बारी से तोड़ चुके हैं। इसी प्रकार आपको तीनों का बारी बारी से तोड़ देना है, 3 रहे या फिर 4 रहे या फिर 2 ही रहे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड एलसीएम क्या होता है, इसको हम लोग घातांक के रूप में एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको काफी सरल होगा। ठीक है, 2 गुना 1 वो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 गुना 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, घात के रूप में लिख रहे हैं। और यहाँ पे 2 गुना 2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में हो, ये जरूरी नहीं है कि तीनों में हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं अगर तीनों में रहता है, अगर तीनों में रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे 2 इसमें भी है तो इसमें भी है और इसमें भी है, अगर तीनों में रहेगा जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा ना तो उसको आपको ले लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक बार है और यहाँ पे भी 2 एक बार है, लेकिन यहाँ पे 2 2 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 बार को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 एक बार है और यहाँ पे भी 5 एक बार है। ये जरूरी नहीं कि तीनों में रहेगा। ठीक है, किसी में भी रहेगा, जिसमें ज्यादा बार रहेगा ना तो उसी को लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 एक बार है और यहाँ पे 5 एक बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 एक बार को ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने का ट्रिक हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और यहाँ पे 5 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं 20। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2, 10, 20 का एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। 2, 10, 20 का क्या करेंगे, एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको ज्ञात कर लेना है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको जो है ना समझ में आ जाए एक एक स्टेप। तो चलिए हम लोग एचसीएफ क्या होते हैं, जो तीनों में हो, तीनों में होना चाहिए। वो एचसीएफ वही होगा जो तीनों में होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 इसमें भी है तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे 5 है, इसमें 5 है और लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इसको हम लोग घेरा नहीं लगाएंगे। जो तीनों में है वही उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 क्या है, तीनों में है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम भी ज्ञात कर चुके 20 और यहाँ पे एचसीएफ भी ज्ञात कर चुके 2। अब आपको क्या करना है, लस और मस का अनुपात निकालना है। क्या करना है दोस्तों, लस और मस का अनुपात निकालना है। तो चलिए हम लोग लस और मस का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे 2, 10, 20 यहाँ पे हम एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं ताकि आपको सातों जन्म तक याद रहे। तो 2, 10, 20 का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे आपको अनुपात निकाल, अनुपात का मतलब होता है बटे। उसके बाद यहाँ पे 2, 10, 20 का क्या करना है, एचसीएफ। चलिए यहाँ पे 2, 10, 20 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकालना है इसलिए यहाँ पे बटे के फॉर्मूले किए हैं। तो यहाँ पे 2, 10, 20 का एलसीएम कितना आया है, यहाँ पे देख सकते हैं 20 आया हुआ है, तो 20 बटा, और यहाँ पे 2, 10, 20 का एचसीएफ कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 1 का तो 2 10 20 हो जाएगा, यानी कि 10:1 हो गया इसका राइट आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। प्लीज दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ये कराए कि पाई बटे 3 है, तो हम आपको पहले बताए
पाई एक प्रकार का क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। लेकिन 3 एक प्रकार का क्या होते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या होते हैं। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। यानी कि पाई एक प्रकार का क्या अपरिमेय संख्या है और 3 एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। जब हम लोग अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो इसका भागफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गत वर्ष में ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पूछे गए हैं और यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 2023 के एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो प्रश्न देख रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होगा, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले आप देख लीजिए जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ठीक है। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। और अभाज्य संख्या क्या होते हैं कि जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही गो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना दोस्तों कितना है वही आपको बताना है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है ना 4 है। क्यों 4 है, यहाँ पे देखिएगा 4 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो ये 4 से कटता है, 2 से कटता है और 1 से कटता है, ठीक है। यानी कि जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य से भी कटे तो किससे वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जिसका फैक्टर करते हैं तो कितना आता है, 2 से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वो आपका भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है। इसी प्रकार जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होंगे ना दोस्तों क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। कितना होंगे, 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होंगे, 1 होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि 1 जो है ना 1 से कटता है, 1 से कटता है और ये स्वयं से कटेगा, तो इसीलिए एक प्रकार की क्या अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है साफ साफ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे म से निकालने बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे आप बताइए जल्दी से फटाफट से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा। तो आप कहेंगे 2, बिल्कुल 2 होगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको पहले हम बताएं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है ना 1 होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए, ये तो पर्सन हमको कंफ्यूज हो रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होते हैं, 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। आप अपने सर से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे जो टीचर जो ट्यूशन पढ़ते हैं ऑफलाइन वहाँ पे भी चर्चा कर सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होते हैं। तो मेरे ख्याल से 110% कितना होते हैं, 1 होते हैं। कितना होते हैं, 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होते हैं और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होते हैं, 4 होते हैं। तो आपको क्या करना है, म से निकालना है। तो म से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमेशा हम लोग छोटा को बड़ा से भाग करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा दोस्तों, 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न एक रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा है। तो फ्रेंड मस कहने का अर्थ होता है HCF। तो यहाँ पे 2 लगातार संख्या लेना है, जैसे कि यहाँ पे 2,3 लगातार संख्या हो गया। कुछ भी लगातार लेना है, जैसे कि यहाँ पे 4,5 लगातार संख्या हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली मस निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला वाला एग्जाम्पल के माध्यम से इसका मस निकालते हैं, उसके बाद आपको लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि इसका राइट आंसर कितना आता है, ठीक है। जैसे कि 2,3 का जब मस निकालिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 को 3 से भाग कीजिएगा, ठीक है। एक बार में यहाँ पे फर्स्ट टाइम में यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, शेषफल 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 को फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि आपके गत वर्ष में ये प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है एक बार, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाए तो आपको किस प्रकार बनाना है आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग 5005 यहाँ पे उतार लेते हैं और इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 एक 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 को 0 देंगे, फिर 5 एक 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा, आपका 7 से कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा, 7 से। तो यहाँ पे 7 एक 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कितना बचता है, 3 बचता है। 3 और 0 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचता है, 7 21 हो जाएगा 3 बार में। फिर ये किससे कटेगा आपका दोस्तों, 11 से कटेगा। किससे कटेगा, 11 से। तो यहाँ पे 11 के 11 हो गया। फिर यहाँ पे आपका कितना बचा, 11 के 11। फिर यहाँ पे आपका बचा जा करके 3 बचा। ठीक है, तो 11 से 33 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5005 का, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना गो अभाज्य गुणनखंड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो इसका के गो अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों, 4 गो है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ये कर रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो चलिए फटाफट से आपको पता होना चाहिए कि 3 से विभाज्य 2 अंक होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य 2 अंक क्या होता है, जैसे कि 10 को कटेगा नहीं, 2 अंक होता है। 3 से विभाज्य होता है लेकिन 10 नहीं कटता है, 11 भी नहीं कटता, लेकिन 12 कटता है, जो कि 3 से विभाज्य होता है पूरा पूरा। और कितना अंक होता है, 2 अंक है इसमें। 12 हो गया, फिर यहाँ पे 15 हो गया जो 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार 18 हो गया एंड डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक चलेंगे हम लोग, 99 तक चलेंगे, क्योंकि ये 99 क्या है दोस्तों, ये 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे 12 से 99 कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, वही आपसे पूछ रहा है। तो ये दोस्तों एपी का फॉर्म है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या, एपी का फॉर्म है, एपी का रूप ले लिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये 12 एक प्रकार का क्या, प्रथम पद है। ठीक है, जिसको हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं, और इसका हम लोग डी का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। डी बोले तो सार्वंतर। दूसरा पद में हम लोग पहला पद को घटाएंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, सार्वंतर निकलेगा। तो 15 में 12 को घटा देंगे, यहाँ पे 15 माइनस 12 कर देंगे। ठीक है, तो 15 में जब हम लोग 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतिम पद को ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात है an का मान प्राप्त है 99। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो n बराबर आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे n का मान वाट। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। an बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे an का मान दिया गया, देख सकते हैं 99 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 99 लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों a यानी कि प्रथम पद दिया गया है 12, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे n-1 है, तो n-1 को ऐसे ही चलाने देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इंटू डी। और डी का मान देख सकते हैं 12 में, यहाँ पे 15 में 12 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 12 प्लस में तो 99 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, 99 माइनस 12। उसके बाद देखिएगा दोस्तों n-1 है, तो इसको ऐसे चलाने दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है, इंटू 3। तो यहाँ पे 99 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में 2 गया कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 में 1 गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 87 बराबर n-1। उसके बाद देखिएगा दोस्तों ये 3 गुना में है। जब गुना में रहता है तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। तो ये देखिएगा ये कटता है कि नहीं कटता है, किससे कटता है। ठीक है, तो ये 3 का पढ़ा में कटेगा, किसके पढ़ा में कटेगा, 3 का पढ़ा में। 3 टाइम्स यहाँ पे देखिएगा, जब 3 का पढ़ा यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे तो 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 का पढ़ा 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या आया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। n-1 का मान कितना आया हुआ है, 29 आया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि n को ऐसे चलाने देते हैं। उसके बाद -1 लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में चले जाएगा, तो 29 + 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा था कि कितनी 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है, तो 30 2 अंक की संख्या है जो 3 से
विभाज्य है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 बराबर होगा। तो चलिए आपको पता होना चाहिए दुनिया में मतलब कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे कि a के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर 1 रहे, यानी कि किसी भी संख्या का घात 0 रहे, 1 नहीं 0 है, किसी भी संख्या का घात 0 रहे तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होगा। उसके बाद गुना करेंगे 2 के पावर 0 का मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस तरह के प्रश्न भी जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जो है ना एक एक प्रश्न अच्छी तरह से बताते हैं। यहाँ पे सभी तरह के प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जितने भी टाइप्स के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितने भी टाइप के। तो यहाँ पे जितने भी टाइप के एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न है, तो सभी टाइप के प्रश्न इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न एक रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसागु निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, लसागु निकालना है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए, यहाँ पे दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं। मान लिए ए कोई अभाज्य संख्या है और बी कोई अभाज्य संख्या है, तो हम लोग अभाज्य संख्या का क्या निकालना है, लसागु निकालना है। तो लसागु कैसे निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ए की जगह हम लोग यहाँ पे अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 3 एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। इसी तरह बी की जगह कोई दूसरा अभाज्य संख्या ले लेते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग अभाज्य संख्या है, और इसका हमको क्या करना है, दोनों का क्या निकालना है, लसागु निकालना है। तो हम लोग 3 और 5 का क्या निकालेंगे दोस्तों, लसागु निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका लसागु बोले तो एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिएगा दोस्तों ये 3,5 किससे कटेगा, किसी से कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो किसी से भी नहीं कटेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली गुना कर देते हैं, यानी कि 3 को डायरेक्टली हम 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग जिस प्रकार 3 को डायरेक्टली 5 से गुना करते हैं, उसी प्रकार आपको क्या करना है, ए को डायरेक्टली बी से गुना कर देना है। किससे गुना करना है, ए को बी से गुना कर देना है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे जब भी ए और बी दो अभाज्य संख्या होगा और ए और बी का लसागु पूछेगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसका एलसीएम कितना होगा, ए गुना बी होगा, यानी कि ए बी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो देखिएगा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, पूछे गए हैं और 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए तो देखिएगा ध्यान से कि 2.13, फिर यहाँ पे डबल एग है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे ट्रिपल एग है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे 4 गो एग है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे 5 गो एक हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि दशमलव के बाद कोई खास अंक के बाद क्या होता है कि कोई अंक बार बार क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव के बाद कोई खास अंक के बाद कोई अंक क्या होती है दोस्तों, मतलब उसकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक बार आया था, फिर यहाँ पे 1 2 बार आया, फिर यहाँ पे 3 बार आया, फिर यहाँ पे कितना बार आया, 4 बार, फिर यहाँ पे कितना बार आएगा दोस्तों, 5 बार आएगा, ठीक है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अशांत अनावर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा, इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। और अशांत अनावर्ती संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको जब परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते तो यह एक प्रकार का क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो आप समझ चुके होंगे इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। और अशांत अनावर्ती क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 2023 के लिए।
तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पे पूछ रहा है कि √3/√12 है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, √3/√12। तो ये √3 यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है, तो दोनों में रूट है। कहने का अर्थ है कि इसको हम लोग एक सिंगल रूट बना लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे √3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे, 3 हो जाएगा, 3 चौका 4 टाइम्स में 12 आ जाएगा ना। उसके बाद देख सकते हैं इसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग इसको रूट दे देते हैं। यहाँ पे √1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, √4 हो जाएगा ना। तो आपको पता होना चाहिए ये 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे कितना आया है, 1/2 आया, 1/2। तो फ्रेंड ये 1/2 एक प्रकार का क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख चुके हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह के पूछे जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंगल रूट बनाना है, उसके बाद कटेगा तो काट देना है। उसके बाद फिर इसको क्या कीजिएगा कि इसको जो है ना अलग अलग रूट दे दीजिएगा दोनों को। उसके बाद जो जिसका स्क्वायर रूट होता है ना, तो बाहर निकाल करके आपको पता चल जाएगा कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो ये जो 24 नंबर है ना, √3/√12, यह एक प्रकार का परिमेय संख्या है। कैसे है परिमेय संख्या, तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि 3 - √3 है, तो काफ़ी सिंपल है। तो आपको पता होना चाहिए 3 एक प्रकार का क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, और √3 एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ अंतर ही नहीं बल्कि मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, उसके बाद गुणनफल, उसके बाद भागफल हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसे आपको याद होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न ये करा है कि 5.2333 ... है। कहने का अर्थ है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 5.23, यहाँ पे 3 रिपीट हो रही है, तो 3 के ऊपर यहाँ पर रेकरिंग दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इसको आपको बताना कि ये क्या है, मतलब किस तरह का संख्या है। तो फ्रेंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इसको हम लोग अशांत आवृत्ति कहते हैं। इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं, अशांत। देखिएगा ध्यान से, इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अशांत आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है कि दशमलव के बाद कोई खास अंक के बाद जो संख्या बार बार रिपीट होती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको अशांत आवृत्ति कहते हैं। और जो अशांत आवृत्ति होती है ना, उसको हम लोग परिमेय संख्या यानी कि P/Q के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम आपको आगे बताएंगे। तो जब तक आप लोग याद रखिएगा, जो मतलब जो अशांत आवृत्ति होता है ना, तो वो एक प्रकार का क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि 1/√7 है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं, एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है, और √7 एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या ही होते हैं। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। तो यहाँ पे 0 और 50 के बीच यहाँ पे विषम संख्याओं की संख्या बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से हम लोग 0 और 50 के बीच विषम संख्या को लिख लेते हैं। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या हो सकते हैं, एक प्रकार की विषम संख्या जो 0 और 50 के बीच में है। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा विषम संख्या है, फिर 5 हो जाएगा, ... कहाँ तक जाएंगे, 50 के बीच, यानी कि 49 एक प्रकार का क्या विषम संख्या है। तो यहाँ पे इनके बीच में कितनी संख्या है विषम संख्या, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे AP का फॉर्म है, AP के रूप में ये आ चुका है, ठीक है, AP के रूप में आ चुका है। तो ये जो एक है ना, एक प्रकार का क्या है, ये एक मतलब ये प्रथम पद है,
जिसको हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं, तो ए का मान 1 हो जाएगा। और डी बोले तो सारांतर। सारांतर क्या होते हैं कि हम लोग दूसरा संख्या में पहला संख्या को घटा देते हैं, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 में हम लोग क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये लास्ट वाला क्या होते हैं आपका दोस्तों, A1 होते हैं, AN होते हैं। तो AN का मान कितना दिया गया, 49 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि n बराबर व्हाट, यानी कि कितने बीच, मतलब इसके बीच कितनी विषम संख्या होगी, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, an बराबर क्या होते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग n का मान को ज्ञात कर लेंगे। n का मान कितना दिया गया, 49 दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 49 लिख देंगे, फिर यहाँ पे बराबर देंगे a यानी कि प्रथम पद 1 है, फिर प्लस देंगे, n का मान तो हमको ज्ञात ही करना है, इंटू करेंगे। और d का मान देखिएगा दोस्तों कितना है, 2 है। ठीक है, 2। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ये प्लस में 1 है तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे n-1 को उतार लेते हैं, गुना 2 कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 49 में 1 जाएगा तो कितना आएगा, 48 आएगा ना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, n-1 है तो इसको ऐसे चढ़ाने देते, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। और 2 गुना में तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो बट्टे में चले जाएगा, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो चुका है दोस्तों, n-1 बराबर 24 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे -1 है ना, लेफ्ट साइड में इसको ऐसे चढ़ाने देते हैं, और -1 को जब 24 की तरफ लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। तो 24 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगी, तो 25 होगी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। जो इस तरह के प्रश्न हम आपको पहले बता चुके हैं कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि तीनों का बारी बारी से एलसीएम ज्ञात करना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम लोग तीनों को यहाँ पे अलग अलग से तोड़ देते हैं। तो 5 को हम लोग कुछ इस प्रकार तोड़ सकते हैं दोस्तों, 5 गुना 1, और इसको हम लोग घात के रूप में भी लिख देते हैं। जैसे कि 5 गुना 1 लिखे हैं तो 5 गुना 1 कहने का अर्थ होता है 5 की पावर 1। और 15 को भी हम लोग जब इसको तोड़ेंगे तो ये किससे टूटेगा, तो 3 का पारा में टूटेगा। तो 3 गुना 5 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं इजीली। कहने का अर्थ है कि 3 की पावर 1 हो जाएगा और 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख चुके हैं इस प्रकार। और 20 को भी हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये किससे कटेगा दोस्तों, ये आपका 2 का पारा में कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, फिर ये आपका 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग घात के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना 2 कहने का अर्थ है कि 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तीनों को अलग अलग तरीके से तोड़ चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि तीनों का लस ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम तीनों का लस ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5, 15, 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे एलसीएम क्या होते हैं, जो तीनों में हो, जरूरी नहीं कि तीनों में, कहने का अर्थ है जो जैसे कि यहाँ पे 2 बार है लेकिन यहाँ किसी में भी 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 बार को लेना पड़ेगा ही हर हालत में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 बार को ले लेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 को ले लेंगे सिंपली। और यहाँ पे देख सकते हैं 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि 5 को एक बार लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 को उतार लेंगे। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4 और 5 या 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या करना है कि 5, 15, 20 का क्या करना है दोस्तों, HCF निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका HCF भी हम लोग फटाफट से निकाल देते हैं। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, यानी कि तीनों का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि लस और मस का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि लस अनुपात HCF यानी कि एलसीएम अनुपात मस पूछ रहा है, लस अनुपात मस पूछ रहा है। तो लस का मान कितना दिया गया है, 60 आया हुआ है, अभी हम ज्ञात किए, फिर बटे कर देंगे। और यहाँ पे मस कितना आया है, 5 है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 5 यहाँ पे 12 5 60 हो जाएगा और यहाँ पे बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि 12:1 के अनुपात में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का अर्थ है कि कौन जो है ना परिमेय है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है √121, जो कि इसका स्क्वायर रूट होता है 11 का होता है। 11/1 इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि a का मान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि दो संख्या, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होते हैं दोस्तों, एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पहली संख्या कितना दिया गया, a दिया गया है। तो यहाँ पे a को a की जगह a लिख देते हैं और दूसरी संख्या b की जगह कितना दिया गया, 18 दिया गया। तो यहाँ पे 18 लिख देते हैं। उसके बाद दोनों संख्या का लसागु कितना है दोस्तों, 36 है, यानी कि एलसीएम 36, तो 36 लिख देते हैं। और एचसीएफ कितना दिया गया, 2 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, a का मान। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, a को ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे 18 गुना में, तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि 36 गुना 2/18 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 18 गुना 36 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से, मतलब ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। प्लीज दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 3 + √3 × 3 - √3 यह एक परिमेय संख्या है क्या। तो आपका इसे पहचानिएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, इसको हम लोग a मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, b मान सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि a + b × a - b, a + b × a - b बराबर क्या होता है दोस्तों, a² - b² होता है ना, a² - b² होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग a² - b² होता है, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा ना। तो 9 में 3 का कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि हाँ हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में कहने का अर्थ है P/Q के फॉर्म में लिखना है, बट्टे के फॉर्म में। तो देखिएगा दोस्तों 1.34, इसका दशमलव प्रसार क्या है, 7 है। जब 7 दशमलव प्रसार होता है ना, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दशमलव को उड़ाएंगे तो हर में इसके बदले में 1 आएगा, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो ये किससे कटेगा, 2 का परा में कटेगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 चौका 12, 2 7 14 हो जाएगा। कहने का अर्थ है ऊपर में कितना आ गया, 67 आ गया, और नीचे में 50 आ गया, यानी कि 67/50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर प्रश्न क्या करा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड है, वास्तविक संख्या में क्या होते हैं कि जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या मौजूद हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिएगा, क्या अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार कभी भी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दिया गया है कि 0.23232323
डॉट 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 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो कैसे हम लोग इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे? परिमेय संख्या बोले तो बट्टे के फॉर्म में लिखने बोल रहा है, ठीक है, पी बटे क्यू के फॉर्म में से आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखेंगे? जो संख्या दिया गया है ना, जैसे कि यहाँ पे 0.23 ये रिपीट हो रही है, जैसे कि 2-3 रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर हम लोग रेकरिंग दे सकते हैं, बार दे सकते हैं, आवृत्ति दे सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग कैसे इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले जो संख्या है ना, ताम झाम को हटा करके जो संख्या इसको जो है ना सरल रूप में लिखिए। जैसे कि 0.23 के ऊपर बार है ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 23 लिखना है, माइनस करना है। उसके बाद क्या लिखना है कि अनावर्ती अंकों से बनी संख्या लिखना है। अनावर्ती अंकों से बनी संख्या कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 2-3 के ऊपर बार है ना, तो इसको छोड़ करके जो संख्या बचता है उसी को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 10 के पावर दशमलव के बाद कितना आएंगे दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 10 के पावर क्या हो जाएगा, अनावर्ती अंकों से बनी संख्या, यानी कि दशमलव के बाद अनावर्ती अंकों से बनी संख्या कितना है, कुछ भी संख्या नहीं, यानी कि इसको छोड़ करके 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 23 में 0 गया है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 10 के पावर 2 का मतलब कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। और 10 के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ऊपर में 23 हो गया और नीचे में देखिएगा दोस्तों 100 में 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 99 हो जाएगा। ये कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा, 23/99, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो आपके लिए लिया गया है स्पेशली, तो इसका भी राइट आंसर आपको जो है ना इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होती है। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो जल्दी से आप हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसमें जो हम लोग वास्तविक संख्या गणित का जो पहला पार्ट में हम लोग जो 35 मोस्ट इंपोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए ना, ये पूरे गणित तो नहीं, पूरे यहाँ पे वास्तविक संख्या का निचोड़ प्रश्न को हम लोग देखें, ठीक है, चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे हैं और इसी पैटर्न पर आधारित, यानी कि इसी पैटर्न पर जो है ना प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 2023 में। जो क्वेश्चन आएगा ना, जिस तरह हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताए, ये ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन का डाटा अलग हो, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आपको अगर जो प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को फिर से यहाँ पे समझ सकते हैं दोबारा वीडियो को देख करके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए, 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव करना है और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।